राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। ये ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, दुश्मन को तुम्हारे सामने मजबूर होना चाहिए। आज हम क्लास +2 चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हम चैप्टर 6 को रिवाइज करेंगे। ये फिजिक्स में क्लास +2 की यूनिट 4 है। चैप्टर 6 में आता है EMI और चैप्टर 7 में आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। आज हम चैप्टर 6 का इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख रहे हैं। जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, मतलब किसी भी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। इसके अंदर जो फ्लक्स का फॉर्मूला, जो सिंबल होता है वो होता है फाई बी। इसका फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। इसमें जो B है ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, A होता है एरिया, और जो ये एंगल होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसा यूनिट होती है फ्लक्स की वेबर। जैसा कि हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है BA cos थीटा होता है, तो cos थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और एरिया की मीटर स्क्वायर, इसको हम टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे भी आप देखो बी वेक्टर और ए वेक्टर की कोस प्रोडक्ट है, कोस प्रोडक्ट से जो भी क्वांटिटी आती है वो ऑलवेज ही स्केलर इन नेचर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फ्लक्स। दो टाइप की फ्लक्स होती है, एक होती है पॉजिटिव फ्लक्स और एक होती है नेगेटिव। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर कंसीडर कर रखे हैं तो इस फ्लक्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर जैसा कि हम इस केस में देख रहे हैं, अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एंगल दोनों में 180 है, तो उसको नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक न्यूमेरिकल करा रखा है। हमें बी वेक्टर गिवन है और ए वेक्टर गिवन है और फ्लक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन है इफ बी वेक्टर इज दिस एंड ए वेक्टर इज दिस, फाइंड फ्लक्स। क्योंकि जो फ्लक्स है वो बी ए का कोस प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है। डॉट प्रोडक्ट में आई से आई वाले मल्टीप्लाई करते हैं, जे से जे और के से के वाले। 3 × 2 6 आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, प्लस में 6 × 3 18 आ जाएगा। 6 + 4 + 18 28 वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है, तो वेबर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले मैं एक डायग्राम दिखाता हूं। इसके अंदर देखो, जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कोयल में से, ये हमने जो कोयल ले रखी है, इस कोयल के में से मैग्नेट इसके पास आ रही है या मैग्नेट दूर जा रही है, दोनों ही केसेस में देखो, फॉर बोथ द केसेस जो करंट है या वोल्टेज है वो प्रोड्यूस हो रही है। देखो, जब मैग्नेट पास आ रही है तो नीडल इस तरफ की ओर घूम रही है, और मैग्नेट दूर जा रही है तो नीडल दूसरी तरफ की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है। मीन्स दोनों की बस डायरेक्शन का फर्क होगा, अदरवाइज सब कुछ बाकी सेम रहेगा। तो इससे हमने क्या देखा, जब जब भी किसी कोयल में से, जैसे मैंने एक कोयल बना दी, कोयल मतलब एक वायर को ऐसे राउंड शेप करके रख दिया और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा। अब इस मैग्नेट को मूव करूंगा, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, या तो वो इंक्रीज होगी। जब इसको दूर ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों ही केस के अंदर एक EMF प्रोड्यूस हो जाएगी और एक करंट चलने लग जाएगा। इसको हम समझते हैं जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कोयल चेंजेस, किसी कोयल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, एक EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला फोर्स, वो प्रोड्यूस होता है और करंट चलने लग जाता है। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। मैं एक बार फिर बता देता हूं, जब जब भी किसी कोयल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब उस कोयल के अंदर एक EMF हेंस करंट इंड्यूस हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, फैराडे नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए। फर्स्ट के अंदर मोशन दिया, इस मैग्नेट को, कोयल को स्टेशनरी रखा, तो हमने देखा इससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। दूसरे केस में देखा, अब की बारी मैग्नेट को रखा फिक्स और कोयल के नीचे टायर लगा दिए। इन टायर से क्या हुआ, कोयल को मूव करना स्टार्ट किया, तब भी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट केस के अंदर क्या देखा, 2 कोयल ले ली, एक को प्राइमरी कोयल बोला और एक को सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी कोयल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अभी आप देखो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है 0 है। जैसे ही इसको मैं ऑन करूंगा, इस वायर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड सेकंड को कट करने लग गया। हमें पता है जब जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी कोयल से लिंक चेंज होगा तो EMF प्रोड्यूस होगी, तो अब इसके अंदर भी करंट बनने लग जाएगा। पर ये ध्यान रखना, ये करंट जब थोड़ी देर के लिए चलेगा, क्योंकि इसमें DC बैटरी लगी हुई है। जैसे हम की को ऑन करेंगे, आफ्टर सम टाइम इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब इसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा तो कोई भी इसके अंदर EMF प्रोड्यूस नहीं होगी। हाँ, एक चीज और हो सकती है, जब हम इस की को ओपन करें, जब ओपन करेंगे तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड फिर से 0 हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब डिक्रीज हो गया। उस केस के अंदर भी इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, एक EMF।
तो जब भी की को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तब तब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। इसको हम बोलते हैं जब जब इस कॉइल में वेरिएबल करंट, या तो वेरिएबल बोल लो या इसको बोलते हैं टाइम वेरिंग करंट। जब जब भी टाइम वेरिंग करंट पास करे किसी प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ये फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, इसकी थ्योरी हम अभी आगे देखेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं फैराडेज के लॉज क्या क्या हैं। फैराडेज ने 2 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ तो डेफिनेशन ही था कि जब जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। सेकंड लॉ ये था कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। देखो डी फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स, dt से और डिफरेंशिएट कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जैसे आप छोटी क्लासेस में या +1 में करते थे, एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते थे, तो एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही ईएमएफ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v - u/t था, ऐसे ही इस d फाई को आप लिखना चाहो तो φ2 - φ1/t भी ऐसे लिख सकते हो, d∅/dt को। खैर वो आगे की बात है, अभी तो हम इस लॉ को एज इट इज समझते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है कि जैसे जैसे जितनी जल्दी जल्दी ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा उतना ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके के आ गया और ये माइनस का साइन आ गया। इस के की वैल्यू को 1 लेते हैं। ये नेगेटिव साइन हम लेंस लॉ में सीखेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया। पहले हम लेंस लॉ को ही देख लेते हैं। लेंस नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा, एक लॉ दिया कि जो डायरेक्शन होगी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस की, वो ऐसी होगी कि वो अपने ही कोस को अपोज करेगी। फॉर एग्जांपल, ये मैग्नेट को मैं वहां लेके जा रहा हूं तो नॉर्थ पोल आगे मूव कर रहा है, इस कॉइल के अंदर ऐसे करंट प्रोड्यूस होगा कि नॉर्थ पोल ही बन जाए। और हमें पता कैसे चलता है नॉर्थ पोल बनेगा साउथ? तो देखो, जब भी है ना साउथ पोल बनेगा तो क्लॉकवाइज करंट चल रहा होगा, और जब भी नॉर्थ पोल बनेगा तो किसी भी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, तो उसमें नॉर्थ पोल बनता है। इसको हम ऐसे एम की शेप से भी देख सकते हैं, या फिर हम स्कैन रूल से भी याद कर सकते हैं कि साउथ पोल तब चलेगा जब क्लॉकवाइज करंट बनेगा, क्लॉकवाइज करंट चलेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। चलिए, लेंस ने कहा कि आप नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हो ना, तो इसके अंदर नॉर्थ पोल ही बनेगा। अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो इसमें साउथ पोल बनेगा, क्योंकि पहले वाले केस में जब नॉर्थ पोल पास जा रहा था तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही थी, तो जिसके कारण इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही थी। डायरेक्शन इस तरह से होगी कि जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो चाहेगी कि ये मेरे पास ना आए। अब देखो, इस केस में जब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इसमें से नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस डिक्रीज हो रही हैं। अब की बारी इसमें ईएमएफ ये चाहेगी कि ये मुझसे दूर ना जाए, तो यहां साउथ पोल बनाएगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर ये हमारे पास साउथ पोल दे रखा है तो आपको मुझे ये बताना है, अगर मैं साउथ पोल को पास लेके जा रहा हूं तो इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन या कौन सा पोल प्रोड्यूस होगा? इसी से ही अपने को यहां पे माइनस साइन आया था। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ वो इस तरह से होगी कि वो अपोज करेगी अपने ही कोज को। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड टू इंड्यूस ईएमएफ। देयर आर 3 मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। 3 मेथड है, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया एंड बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। हम तीनों को चेंज करके, या तो मैग्नेटिक फील्ड को किसी कॉइल से चेंज कर दें, या किसी कॉइल का एरिया को चेंज कर दें, या एंगल को चेंज कर दें, हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि E था d∅/dt। हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाई को चेंज करना है, फ्लक्स को। जो फाई होता है ये होता है BA cos थीटा। अगर हम कुछ भी चेंज करें BA या थीटा तो फाई चेंज हो जाएगा, फाई चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इसलिए ईएमएफ इंड्यूस करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके 3 सब पार्ट हैं, वो ये हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो मैग्नेट को कोयल के पास मूव कर सकते हैं, या हम कोयल को मैग्नेट के पास मूव कर सकते हैं, या प्राइमरी कोयल के अंदर टाइम वेरिंग करंट पास कर दो तो दूसरी कोयल या उसकी पड़ोस वाली या नेबरिंग कोयल के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकती है। ये जस्ट पहले अभी हमने फैराडेज के एक्सपेरिमेंट में डायग्राम के थ्रू समझा था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बाय चेंजिंग एरिया। देखो बच्चों, ये हमारे पास कोयल है, ये कोयल, और ये जो क्रॉस से दिखा रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये कोयल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है। हम v वेलोसिटी से इस कोयल को लेके जा रहे हैं। इस साइड की लेंथ l है, वो मैंने लिख दिया, l लेंथ है, v वेलोसिटी है। जैसे ही थोड़ा सा इसको पुश करेंगे, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहा हूं, तो dx डिस्टेंस यहां से लेट कर लो कि अंदर चला गया। तो इतना जो एरिया चेंज हुआ, पहले ये एरिया नहीं था मैग्नेटिक फील्ड, बट अब हमें धक्का दिया, इसको पुश किया तो ये एरिया भी आ गया। तो हम देख रहे हैं ये जो एरिया है ये dx साइड है और ये साइड l है, ये स्मॉल एरिया होगा l इंटू dx। अब हम फैराडेज लॉ का यूज करते हैं।
फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी था। ये माइनस साइन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अभी हम इसमें माइनस का साइन नहीं ले रहे। तो E इज इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो वो क्रॉस जो लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर नहीं रहे, तो ये कांस्टेंट है, इसको कुछ हम चेंज करेंगे नहीं। थीटा जो है इस केस में 0 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और ये जो ए कोयल है इसका एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये कोयल ऐसे पड़ी है, दैट मींस जो एरिया वेक्टर है वो कहां की तरफ है? इस तरह से है। एरिया वेक्टर भी इनसाइड है और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है? इनवर्ड है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए थीटा कितना हो गया? 0। और कोस 0 डिग्री क्या होता है? 1। ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे, हमारे पास बी कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बच गया डी ए बाय डी टी। डी ए को हम बोलते हैं एल इंटू डी एक्स। डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी, तो b का b आ गया, l का l लिख दिया, dx बाई dt, मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो E इज इक्वल टू बी एल वी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई बाय चेंजिंग एरिया। इसी ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट है बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। देखो बच्चों, आपकी बारी नॉर्थ पोल या साउथ पोल है। मान लो कि रूम की वो वाली जो दीवार है वो नॉर्थ पोल है, और ये जो वॉल है, ये दीवार है, ये साउथ पोल है। इसमें अब हम कोयल को ऐसे घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने से क्या हो रहा है? देखो, ना तो मैग्नेट चेंज हो रही है, ना इसका एरिया कम ज्यादा कर रहे हैं, बस एरिया का एंगल चेंज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। इसके अंदर मैंने यहां सब लिख दिया कि एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। जो कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से घूम रही है कॉइल। आपको +1 का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो ओमेगा होता है ये एंगल अपॉन टाइम होता है। यहां से एंगल क्या आ जाता है? ओमेगा इंटू टी। चलिए अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। इसमें हमें माइनस का आगे कहीं पे माइनस कैंसिल होगा, तो हमने पहले ले लिया, अदरवाइज हमारी मर्जी होती है इस नेगेटिव को ले या ना ले। अब हमारे पास आगे आ जाएगा E इज इक्वल टू फाई को हमने लिख दिया बी ए कोस थीटा, डिवाइड बाय है डी टी। सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। देखो, बी और ए बाहर ले लिया, क्योंकि ना तो मैग्नेट चेंज कर रहे थे, ना हम ये वाला एरिया चेंज कर रहे हैं कोयल का। तो हमने बी और ए को बाहर ले लिया, कोस थीटा कोस ओमेगा टी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन तो होता है, और ये कांस्टेंट चीज कहां जाती है? बाहर। क्योंकि देखो, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तभी आपने पहले नेगेटिव साइन ले लिया था। तो E इज इक्वल टू बन गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो हमारी एक्सप्रेशन आ गई। थोड़ा सा इसको और एडवांस वे में लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होती तो हम कहते E जो है वो आता E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर E मैक्सिमम की या E पीक वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम ईएमएफ तब होगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। कोई भी क्वांटिटी जिसमें साइन का एंगल आता हो, वो क्वांटिटी मैक्सिमम तब होती है जब एंगल 90 डिग्री हो या साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो? 1 हो जाए, क्योंकि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। तो हमने जब इसको 1 लिया, ये जो बच गया, ये हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ बच गई। मैक्सिमम ईएमएफ कितनी आ गई? एन बी ए ओमेगा। तो ई नोट आ गया एन बी ए ओमेगा। हम इसको यहां पुट भी कर सकते हैं कि एन बी ए ओमेगा ई नोट है, तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बच्चों? देखो, अभी इस कोयल में से जैसे करंट गया, हमने इस की को ऑन किया, करंट पास किया, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना। अब खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो खुद कोयल को कट कर रहा है। हमें यह पता है जब भी किसी कोयल में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसके अंदर क्या इंड्यूस होता है? करंट। तो वो हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तभी देखो, हमारा करंट आगे की ओर चल रहा है, तो इंड्यूस करंट उसको रोक रहा है। थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ये डीसी बैटरी है, जितना करंट यहां पहुंचना था पहुंच जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। अब कट तो कर रहा है खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद को, बट वो कांस्टेंट है, तो इसमें इंड्यूस करंट बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप इस की को ऑन करोगे, ये देखो, तो अब भी एक करंट इंड्यूस हो, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से 0 हो गया। उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं था, कोई वैल्यू थी, अब 0 हो गया। तो अब की बारी जो इंड्यूस करंट है वो इस करंट को सपोर्ट करेगा। पहले वाले में हम देखते थे क्या होता था, ये करंट चलने से इंड्यूस करंट अपोज करता था। अब ये करंट खत्म हुआ तो इंड्यूस करंट कहेगा नहीं भाई चल तू चल। तो इस तरह से अब की बार जब की को ओपन करोगे, यहां देखो, यहां की को क्लोज कर रहे थे, यहां ओपन, अब ये करंट चाहेगा कि ये वाला जो करंट है बंद ना हो। उस टाइम की को ऑन करने से करंट चला रहे थे, तो ये इंड्यूस करंट कहते हैं करंट चले ना। तो इस फिनोमिना को, जब भी द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ, जब भी किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स या टाइम वेरिंग करंट पास होता है खुद का ही, तो उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन।
एक बार इसकी एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। जितना ज्यादा करंट इसमें से पास करेगा, ऑब्वियस सी बात है इसको फ्लक्स भी क्या कट करेगी, ज्यादा। मान लो इसमें 2 एम्पियर करंट गया तो इसके चारों तरफ कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। 200 मैग्नेटिक एम्पियर करंट जाता तो इसके चारों तरफ ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कट करता। तो फाई जो है वो डिपेंड करता है करंट पासिंग थ्रू द कोयल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के एल आ जाता है। तो फाई इज इक्वल टू आ गया एल आई। इसको हम फलाई से भी याद कर सकते हैं। तो इसमें एल होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या ओनली सेल्फ इंडक्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट हेनरी होती है। इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। पहले हम वो समझते हैं, उससे आपको ये और भी ज्यादा समझ आएगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे आप इस की को ऑन करोगे, प्राइमरी कॉइल की को, यहां से सर्किट को क्लोज किया, करंट चलने लगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेकंड से लिंक होगा। जब सेकेंडरी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा, इसमें पहले तो करंट नहीं था, लेकिन अब जो है वो करंट बनना स्टार्ट हो गया, तो इसमें अब करंट चलना स्टार्ट हो गया। इस तरह से बच्चों एक कॉइल में हमने करंट भेजा है और फ्लक्स किसको कट कर रही है? सेकंड। वो करंट किसमें भेजा है? 1 में, और उसमें करंट इंड्यूस हो गया। इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे सेल्फ इंडक्शन क्या था? वो फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ था जब टाइम वेरिंग करंट पास करता थ्रू इट, बट इसमें लिखेंगे द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ व्हेन टाइम वेरिंग करंट पासिस थ्रू द नेबरिंग कॉइल। हम देख सकते हैं जो सेकंड वाले को फ्लक्स कट करेगा वो डिपेंड करेगा 1 में करंट कितना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के m आ जाएगा, तो phi2 इक्वल टू आ गया m i1। m निकालना चाहो तो phi2 by i1 आ जाएगा। बात वही है, देखो वो था phi इक्वल टू li, इसमें क्या है? phi इक्वल टू बस mi। m है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसको खाली म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोलते हैं। इसकी भी ऐसा यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 टॉपिक बचते हैं, जिनका नाम है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड एंड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 सोलेनोइड। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनोइड में अपने को समझना है। देखो बच्चों, अपने को मेन ये बातें पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। एक तो फ्लक्स का फार्मूला NBA cos थीटा होता है, ये हमारे पास सोलेनोइड है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होता है। आप देखो इस कोयल का एरिया वेक्टर भी यहां होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर चलता है। थीटा कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। और फ्लाई वाले फार्मूले से phi इज इक्वल टू LI होता है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। आप देखो यहाँ पे phi को LI लिख दिया, n को अपन स्मॉल n इंटू L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ, b को म्यू नॉट NI, एरिया को एरिया लिख दिया, और थीटा को 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I से I कट के सिर्फ L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर AI। ये n स्क्वायर को हम दोबारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं, मतलब कैपिटल N बाय लिख सकते हैं L। तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर की जगह कैपिटल N स्क्वायर बाय L स्क्वायर, L से L कट जाएगा, हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L। इन दोनों ही एक्सप्रेशन का काफी यूज होता है। अब हम करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 सोलेनोइड। इसमें ये सोलेनोइड जो है ये 1 है, ये सोलेनोइड सेकंड है। हमने एक के अंदर करंट भेजा, उसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को कट करेगा। दूसरे में करंट भेजेंगे तो पहले में करंट स्टॉप कर देंगे, तो जो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट को कट करेगा। दोनों सोलेनोइड को हमने ऐसे मिक्स करके रख दिया। इनका ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया मैंने यहां पर लिख दिया, और जो लेंथ है वो दोनों की कॉमन अपने L मानी है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 है। फिर वही बात बच्चों, phi जो होता है वो क्या होता है? NBA cos थीटा। जब सेकंड कॉइल को फ्लक्स कट कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड की देखी जाएंगी, बट मैग्नेटिक फील्ड 1 का प्रोड्यूस होगा। एरिया कॉमन है, थीटा फिर वही 0 डिग्री होगा, क्योंकि कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगा इसके परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर भी कोयल का क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर। एरिया के परपेंडिकुलर दोनों है, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। खैर अभी हमें इन सबकी वैल्यू लिखनी है। N2 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न होता है स्मॉल n इंटू L, तो N2 इंटू L। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमने ये यूनिट 3rd के अंदर मैग्नेटिक वाले में पढ़ रखा है। B क्या होता है? म्यू नॉट NI, एरिया की जगह एरिया और कोस थीटा की जगह कोस 0 डिग्री। तो इनको बस सोल्व कर लेंगे, एक I से I कट जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हो रही थी तो phi2 को मैंने क्या लिखा? M इंटू I1। यहाँ पे M21 का क्या मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्शन सेकंड की हो रही है फर्स्ट की वजह से। इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 AL, cos 0 तो 1 होता है, ये इतना आंसर आ जाएगा। ये आगे वाले सारे स्टेप सेम है जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। पहले हम सेकंड कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन देख रहे थे, अब हम फर्स्ट कॉइल के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन देख रहे हैं। देखो कैसे, जो phi1 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? N1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न फर्स्ट की चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का बनेगा, एरिया कॉमन है, और कोस थीटा। हमें N1 की वैल्यू पता है कितनी होती है? स्मॉल n इंटू L। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होता है, क्योंकि सेकंड का था तो अपन ने N2 I2 लिखा है। कोस फिर 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री 1 होता है, एरिया कॉमन था। यहाँ पे I2 से I2 कट जाएगा। अब की बारी
जो है फर्स्ट कोयल की म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है सेकंड की वजह से। आप देखो इससे भी वही आंसर आ गया जो ऑलरेडी हमारे पास पहले ये आया ही था, क्योंकि cos 0 को 1 ले लिया था तो सेम आंसर आ गया। तो हम देख सकते हैं M12 और M21 दोनों सेम होते हैं, इसको कॉमनली M बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 AL। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड क्या आई थी, म्यू नॉट N स्क्वायर AL, उसमें एक ही स्प्रिंग रिंग था या एक ही सोलेनोइड था, तो नंबर ऑफ टर्न N1 N2 थी नहीं, N1 N2 थी नहीं, तो NN मान लिया था, तो ये क्या बन गया था N स्क्वायर। हेंस उसके अंदर एक ही थी, N1 N2 था नहीं, तो कॉमन ये आंसर आ गया था इसका। ये तो इस तरह से आप रिलेट भी कर सकते हो। ये हमारे पास कंप्लीट चैप्टर का एंड हो जाता है। होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो या कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लास्ट में बस ये कहना चाहूंगा, पंख पाकर भी अगर आसमां से बगावत नहीं की तूने, तो आजाद परिंदों के जैसे कोई भी हरकत नहीं की तूने। गौरव सर से पढ़ने के बाद भी अगर तुझे समझ कम आता है तो बंदे सच्ची पढ़ाई नहीं की तूने। थैंक यू सो मच।